चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि धातु के भाई कौन कौन से अर्थ होते हैं। फल और व्यापार। अच्छा, फल और व्यापार। जी, फल और व्यापार ये धातु के अर्थ होते हैं। और हमने समझा था कि यदि ये फल और व्यापार एक ही के अंदर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, धातु अकर्मक धातु हो जाएगी। धातु। और अगर फल और व्यापार विपरीत विपरीत अधिकरण में रहेंगे तो सकर्मक धातु हो जाएगी। धातु कर्मक। सकर्मक हो जाएगी। इसी बात को हमको समझना था। अच्छा, कर्ता का लक्षण क्या था? व्यापार आश्रय करता। धात्वर्थ व्यापार आश्रय करता। हाँ, ये जो आपने देख करके बोला यही सही है। और कर्म का लक्षण क्या था? धात्वर्थ फलाश्रयत्वं कर्म। व्यापार जन्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम्। हाँ, धात्वर्थ व्यापार जन्य फलाश्रयत्वम कर्मत्वम। जैसे हमने धातु ले ली पच धातु, तो इसका फल क्या था? व्यापार। विकलिति। 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 मृदु विषदत्व। हाँ, मृदु विषदत्वम। और व्यापार क्या था? तो ये आपका अधिश्रेण से इसी अधाश्रेण श्रेण तक। से लेकर अधा श्रेण पर्यंत जो है ये व्यापार था। और अच्छा, फल किसे कहते हैं? तो व्यापार जन्यत्वम फलत्वम। व्यापार जन्यत्वम, क्रिया से जो जन्य हो गए उसी को फल कहते हैं। नहीं समझे भाई? जी समझे कोई पूछे समझे। फल क्या, तो क्या है? व्यापार जन्यत्वम। व्यापार जन्यत्वम फलत्वम। हाँ, लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा और। धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वम। फलत्वम। और धात्वर्थ व्यापार से जन्य भी हो और धात्वर्थ भी हो, तभी वो यहाँ पर जो है फल शब्द से हम लेंगे। नहीं समझे? चलो, अब ये भी आप लिख ही लो समझे। पहले। क्या लिख लो? कोई पूछे फल क्या होता है? फल क्या होता है? धात्वर्थ व्यापार जन्य फलत्वम। धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वे सति धात्वर्थत्वम। दोनों चीजें चाहिए, धात्वर्थ भी हो और धात्वर्थ व्यापार से जन्य भी हो। भैया, जिन लोगों ने गुरुजी नहीं लिखा आपकी वो आवाज सही नहीं आ पा रही है। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को कि नहीं? आ रही है। आ रही है। चलिए ठीक है। तो देखिए, फल का लक्षण क्या है भाई? फल का लक्षण लिख लो। क्या लिखना है? अभी भी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। धात्वर्थ जन्यत्वे सति। हाँ, अन्य लोगों को आवाज सही धात्वर्थ सुनाई दे रही जन्यत्वे है? सति धात्वर्थम। जी सर, धात्वर्थ आ रही व्यापार है। जन्यत्वे सति। देखिए, धात्वर्थ व्यापार से क्या होना चाहिए? हमारा फल जनित होना जन्य होना चाहिए। धात्वर्थ व्यापार से उत्पन्न होना चाहिए और साथ ही साथ में धात्वर्थ भी होना चाहिए। जन्यत्वे सति धात्वर्थम फलत्वम धात्वर्थत्वम। प्लस लक्षणम। यही फल का क्या है? लक्षण है। ठीक है ना? ये फल, कोई पूछे फल क्या है, तो धात्वर्थ व्यापार से जन्य हो, जन्यत्वे सति। माने देखो, व्यापार किसका अर्थ होता है? धातु का अर्थ व्यापार होता है। और उस व्यापार से क्या हो? जन्य हो। उस व्यापार से जन्य हो। और सति माने हो, इतना हो और भी हो। क्या? धात्वर्थ माने धात्वर्थ भी होना चाहिए, धातु का अर्थ भी होना चाहिए। चलिए बोल दीजिए भैया, फल का लक्षण समझा दीजिए एक बार। धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वे सति धात्वर्थम। मतलब मतलब धात्वर्थ व्यापार से जन्य भी हो जो धात्वर्थ भी हो। बस यही फल होता है। माने हमारी जो धातु, उस धातु के अर्थ व्यापार से उत्पन्न भी हो
और धातु का अर्थ भी हो, उसी को फल कहते हैं। जैसे कोई आनंद। समस्या है? हाँ, आनंद है। ऐसे जैसे विकृति है, भाई विकृति क्या जैसे होती है? पच व्यापार से धातु से जन्य होती विकृति है, रूप व्यापार हो रही है, धात्वर्थ व्यापार से जन्य विकृति रूप होती है, और व्यापार नहीं विकृति ही धातु अर्थ फल है। है। वो धात्वर्थ भी होती है, धातु अर्थ भी होती है, इसलिए वो फल है। बात समझ में आई कि नहीं? पच पच धातु का अर्थ विकृति फल है। फल क्यों? है। क्योंकि पच धातु का अर्थ है अधिश्रेण से अधाश्रेण पर्यंत व्यापार, माने चढ़ाने से उतारने तक। उस व्यापार से जन्य भी हो, धातु अर्थ भी है। चलिए आप लोग फल का भी लक्षण समझ गए। कोई पूछे व्यापार क्या होता है भाई, तो व्यापार हम बता चुके हैं, क्रिया, भाव, यही क्या होता है? व्यापार होता है। ये पता है कि नहीं पता है? व्यापार नहीं पता है क्या? ये भैया न्याय में जो एक लक्षण दे रखा है तज्जन्य जनको व्यापार ये तो तर्क भाषा में, वो क्या है, वही है क्या? वो वाला इधर नहीं लेना है। अच्छा तज्जन्य अच्छा अच्छा। तज्जन्य करता मैं होता। हाँ, वो तज्जन्य सती तज्जन्य जनकत्वम वाला व्यापार यहाँ पर, नहीं ले या जो नहीं तज्जनक ऐसा करके जो भी भैया दूसरा वाला नहीं लेना है। यहाँ धातु के अर्थ व्यापार की बात चल रही है, आप इधर उधर का चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? क्या भाई, समझे कि नहीं समझे? यहाँ जी जी सर। भैया धातु समझ। फल की और धात्वर्थ व्यापार की बात चल रही है। ऐसे तो एक और भी फल होता है, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर व्यापार से जन्य फल और जो धातु का अर्थ फल, वो वाला फल हमको समझना है, ठीक है? जी। हाँ, एक और फल आता है स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रिया फले। वहां पर जो फल लिया जाता है वो अलग फल लिया जाता है, तो वहां का वहां देखेंगे। अभी धातु के जो अर्थ फल और व्यापार है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब सकर्मक और अकर्मक का अर्थ समझेंगे तो उसके लिए ये फल ये वाला व्यापार चाहिए, अन्य फल और अन्य व्यापार नहीं चाहिए। अच्छा, अब बात चल रही थी भैया सकर्मक की। अच्छा, ये किसका लक्षण है? धातुर्थ व्यापार जन्यत्व से धातुर्थत्व, फल। फल ये का फल का। लक्षण। ये फल का लक्षण है, ठीक है? ये बात आप लोग समझ गए। अब सकर्मक की बात चल रही थी कि सकर्मक क्या होती है भाई, सकर्मक धातु कौन सी होती है? चलिए, तो सकर्मक धातु का मतलब देखिए, जहां पर फल और व्यापार दोनों विपरीत अधिकरण में हो, उसी को क्या कहते हैं? हम सकर्मक कहते हैं। अब आप लोगों को पता है कि विकृति कहाँ रहती है? चंडुल में रहती है। चंडुल में रहती जी है, हाँ और हाँ। व्यापार कहाँ रहेगा? कर्ता में कर्ता में। रहेगा। देव दत्त में। क्योंकि देवदत्त ही ना चढ़ाएगा उतारेगा, और विकृति यानी तंडुल में जो है विकृति उत्पन्न होगी, यानी कि तंडुल जो है पकेगा। विकृति माने पक जाना, ये तंडुल में होगा। तंडुल माने चावल। यानी कि ये दोनों अधिकरण के विपरीत अधिकरण हैं। यानी कि यहाँ पर जो धात्वर्थ फल और धात्वर्थ व्यापार जो है वो समान अधिकरण नहीं है, विपरीत व्यधिकरण है। उसको क्या बोलते हैं? व्यधिकरण। तो सकर्मक का लक्षण पता ही है आपको, क्या है? कुछ करना ही नहीं है धात्वर्थ यहाँ पर। अर्थ व्यधिकरण व्यापार वाचित्वम सकर्मकत्वम। धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वम सकर्मकत्वम, क्या लक्षण है? धात्वर्थ फल व्यधिकरण वाचकत्वम सकर्मकत्वम। भाई छोड़ना नहीं है कुछ भी, आपको छोड़ दिया धात्वर्थ धात्वर्थ फल फल व्यधिकरण। व्यधिकरण व्यापार वाचित्वम सकर्मकत्वम। ये है एकदम सही सही, इसी को भैया सब लोग लिख लो। फिर से बोलिए एक बार। हाँ बोलो भाई। धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वम सकर्मकत्वम। लिख लिए ना? जी भैया। धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापार
वाचित्वम, यही क्या हो जाएगा, सकर्मकत्वम, माने सकर्मक का ये लक्षण हो जाएगा। ठीक है, अब सकर्मक का मतलब है कि यहाँ कर्ता भी रहेगा और कर्म भी रहेगा। ठीक है, कर्ता किसे कहते हैं भाई साहब? धात्वर्थ व्यापार आश्रय। धातु अर्थ व्यापाराश्रय व्यापार आश्रय, कर्ता। कर्ता। अच्छा, ये सकर्मक का लक्षण घटेगा क्या? देखिए, धात्वर्थ फल क्या था? विकलिति। पच धातु से पच धातु ले ली, तो धात्वर्थ फल क्या हो जाएगा? विकलिति। और धात्वर्थ व्यापार क्या हो जाएगा? अधिश्रेण से अधाश्रेण अधाश्रय पर्यंत। अधिश्रय। और अधिकरण मतलब कि दोनों क्या है? भिन्न भिन्न अधिकरण में है, एक तंडुल में, एक देवदत्त में है। और ऐसे व्यापार का वाचक धातु कौन हो जाएगा? पच, इसलिए इसको कहेंगे सकर्मक। बताओ भैया, कोई घटाएगा एक बार फिर? जी घटा। हाँ बोलिए। यहाँ पे ये तो धातु से ले लेंगे, धातु से जो हो जाएगी विकलित हो जाएगी। और व्यापार जो है अधिसरण से वहां तक व्यापार जाएगा। और आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। व्यभिकरण माने विपरीत अधिकरण में है, और ऐसे व्यापार का वाचक धातु पच धातु है, इसलिए उसकी हो जाती है, उसका नाम पड़ जाता है सकर्मक। उसकी सकर्मक ऐसा संज्ञा होती है, सकर्मक उसका नाम पड़ जाता है। चलिए ठीक है, इसको सब लोग समझ गए हैं। अब हम लोग कर्ता को देखेंगे भाई, एक बार कर्ता को भी घटा लो। यहाँ पर धातु क्या हो गई? पच। पच। धातु का अर्थ व्यापार क्या हुआ? अधिश्रेण से अधाश्रेण तक। हाँ, और उसका आश्रय, उसका आश्रय माने कि अधिश्रेण से अधाश्रेण पर्यंत ये काम कौन कर रहा है? देवदत्त। कर्ता। इसलिए कर्ता क्या हो जाएगा? देवदत्त। देवदत्त हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ भी भैया कर्म देखना है। कर्म किसे कहते हैं बोलो भैया? धात्वर्थ फलाश्रयत्वं कर्मत्वम्। धातु से फलास रहे तुम। थोड़ा धात्वर्थ धीरे बोलिए फलाश्रय। ना भाई, ना भाई। तुम फलत्वम्। थोड़ा सा इसको बड़ा करो, देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं यहाँ हो पे रहा है? सती नहीं लगाएंगे क्या? क्षति नहीं लगाना है जी। धात्वर्थ। अच्छा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो थोड़ा बड़ा हो गया केवल दिखने में, समझने में क्या है? धातु क्या हमने आ ली है? रहे धातु कौन सी है यहाँ? पच। और धातु का अर्थ व्यापार क्या है? अधिश्रेण से अधाश्रेण तक। माने वही चढ़ाना, वो सब आप समझते हैं, फूंकना उतारना पकाने का जो भी काम होता है सब समझ लेना है। और उससे जन्य, उससे जन्य यानी उत्पन्न, क्या उत्पन्न हो विकलिति। रहा है? फल। तो विकलिति। वो धात्वर्थ, धात्वर्थ है कि नहीं है बोलो? हाँ है। है। वो धात्वर्थ है। धातु का ही अर्थ है ना। हम्म। चलिए, तो फल हो गया तो विकलिति। धात्वर्थ फल हो जाएगा विकलिति। उसका आश्रय यानी वो विकलिति किसके अंदर हो रही है? तंडुल के अंदर हो रही है। तंडुल के अंदर, तो इसलिए तंडुल हो जाएगा हो कर्म। जाएगा, कर्म हो जाएगा। चलिए, अब आप ये इसको बोल करके बता दीजिए भाई, कोई धात्वर्थ व्यापार जन्य धात्वर्थ फलाश्रयः कर्म। कर्म। फलाश्रय। फलाश्रयम नहीं, फलाश्रय कर्म। अब इसको बोल करके पूरा, जैसे मैं बोल दिया इसे आप बोल करके बोल दीजिए, बोल करके बता दीजिए एक बार। धातु बोलिए। हुई जैसे पच, हाँ, उसका व्यापार हुआ अधिश्रेण से अधाश्रेण तक। उस व्यापार से जन्य धात्वर्थ का फल हुआ जो विकलिति रूप, उसका आश्रय हो गया कर्म, तंडुल, इसलिए तंडुल कर्म हुआ। और कर्ता, चूंकि धात्वर्थ व्यापार हुआ अधिश्रेण से अधाश्रेण पर्यंत, और उसका आश्रय हो गया कर्ता, कर्ता हो गया देवदत्त। देवदत्त। समस्या नहीं है, समझ में इतना आ गया ना? जी सर। अब एक बात जी बताओ, सर। क्या यहाँ पर एक ही आदमी की, देवदत्त की या तंडुलई की कर्म और कर्ता संज्ञा प्राप्त है क्या? सबकी जो भी हो।
माने एक की ही दोनों संज्ञाएं हो रही हैं क्या यहाँ पर? न- नहीं नहीं। कर्ता संज्ञा की कर्म संज्ञा। इसका मतलब है कि यहाँ पर माने दोनों अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, तो ये धातु क्या होगी फिर? व्यधिकरण। सकर्मक धातु ही सकर्मक व्यधिकरण है। हाँ, सकर्मक हो गई। सकर्मक होगी क्योंकि इसमें कर्म अलग रूप से अलग से विद्यमान है। विद्यमान है। बात समझ में है कि हाँ जी, नहीं? हाँ जी। यहाँ जी पर सर। कर्म क्या है? अलग से विद्यमान है। अलग से है, और वहां पर जो करता है ना वही कर्म है, और जो कर्म है वही करता है, इसलिए वहां पे अकर्मक हो गई थी। इसलिए वो अकर्मक हो जाती है। बात समझ में है कि नहीं? जी सर। आगे। जी ये सर। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर समझ समझ रहे हैं। रहे हैं। अच्छा, अब एक समस्या है छोटी सी, वो समस्या जो है, अब है क्या बताएं, है तो है। जैसे देवदत्तः शेते, क्या है? देवदत्ता से शेते। एक वाक्य अब लिख लेते हैं भाई, चलो देवदत्ता आपको दिख शेते। रहा है कि नहीं? देवदत्तः शेते, ये दिख रहा है ना? जी जी सर। दिख रहा है। और देवदत्तः, पचती। नहीं इसको थोड़ा बदल देते हैं। इसमें कर देते हैं विष्णु मित्र पचती, ठीक है भाई? ये समझ में आया कि नहीं आया इतना? जी सर। जी अब यहाँ जो देवदत्त है वो करता है, तो यहाँ विष्णु मित्र ये भी करता है कि नहीं? जी जी। है। अब क्या है कि मान लो जैसे यहाँ इन्होंने कहा धातु, तो ये ले लिया धातु, ये पच धातु है कि नहीं है? जी पच है। धातु है। फिर कहे कि धात्वर्थ व्यापार, तो इसका व्यापार क्या है? अधिश्रेण से लेकर के अधाश्रेण पर्यंत, जो भी क्रिया हुई। जी है ना? और जी इसका हाँ। जी आश्रय है विष्णु, इसका आश्रय क्या है? विष्णु मित्र है। हाँ जी। जी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ आ आ रही रही है। है। इसलिए इसकी क्या होती है? विष्णु मित्र की कर्ता संज्ञा हो जाती है। हम्म। क्या समझे, एक बार बताइए। विष्णु मित्र पचती, यहाँ पे धातु है पच, धातु अर्थ है विक्लिप्ति, अरे भैया, और उससे उससे जो व्यापार हो रहा है व्यापार जो है अधिक, अधिश्रेण से अधश्रेण। धातु धात्वर्थ अर्थ व्यापार जो है वो अधिश्रेण से अधिश्रेण से अधाश्रेण तक है, हम्म, और उसका आश्रय है विष्णु मित्र, अतः विष्णु मित्र करता। और दूसरा कोई बोलेगा? धातु ही पच, हाँ, उसका व्यापार होगा जो अधिश्रेण से अधाश्रेण तक, हम्म, और उसका व्यापार का आश्रय हुआ करता देवदत्त इत्यादि विष्णु मित्र, नहीं यहाँ पर इसलिए वो विष्णु करता मित्र संज्ञा। है तो विष्णु मित्र करता है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये विष्णु मित्र चूंकि धात्वर्थ व्यापार का आश्रय है, तो ये करता है कि नहीं है? हाँ जी है। तो इस विष्णु मित्र को है। यहाँ बुला लेते हैं, कोई करता तो है ना? हाँ जी है। हाँ। अब करता है तो इसको यहाँ भी करता बना लेते हैं। अब बताओ ये काम ठीक हुआ क्या? धातु है। समझिएगा कि ये पच धातु, धातु तो पच है, उसका अर्थ व्यापार जो भी है, समझ रहे हैं आप, और उसका आश्रय विष्णु मित्र है, तो वो करता है, और उस कर्ता को हम बुला दिए यहाँ पर, कह दिए विष्णु मित्र से। गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ कुछ? वैसे तो अभी तक नहीं लगा रहा था इसलिए। काहे नहीं लग रहा जी? विष्णु मित्र पका रहा था, उसको सुला दिए, गड़बड़ न कर दिए। खा बस करके। वहां पे पच धातु का अर्थ विकृति कर दिया, और यहाँ पे सिंह का स्वप्न कर देंगे। नहीं भाई, उठा यहाँ से उठा के कर्ता को पकड़ के यहाँ रख दिए, और रखने में कोई बुराई तो लग नहीं रही है, क्यों? क्योंकि कर्ता है अगर हाँ। यहाँ, तो यहाँ भी कर्ता का ही नहीं हो सकता है। समझिएगा, इसी पच धातु को लेकर के ही ये विष्णु मित्र जब एक बार कर्ता हो गया, तो इसको एक ही वाक्य में कर्ता क्यों रखेंगे?
अब सभी वाक्यों में यही कर्ता हो जाएगा। यहाँ पर धातु दूसरी हो गई ना भाई सो तो नहीं रहा है विष्णुमित्र, सहन तो कर नहीं रहा है, पका रहा वो है पका रहा है अभी। केवल। तो अब पकाने का कर्ता होने मात्र से क्या वो सोने का भी कर्ता हो जाएगा क्या? सभी नहीं नहीं व्यापारों का कर्ता हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं नहीं होगा भाई, एक क्रिया करेगा तो उसी का न कर्ता होगा या सभी का कर्ता हो जाएगा? जिसका करेगा उसी नहीं, का जो क्रिया कर रहा है उसी का बात करता करें होगा। हाँ, तो सभी जगह क्या विष्णुमित्र को कर्ता थोड़े बना देंगे? नहीं बनाएंगे एक क्रिया करने जी मात्र से सबका कर्ता बना देंगे क्या उसको? ना। लेकिन यहाँ देखो नहीं, बनाएंगे तो गड़बड़ है कि नहीं है? हम्म, अब गड़बड़ किसको है। ठीक लग रहा है क्या? अब किसको किसको ठीक लग रहा है ये बताओ? लेकिन यहाँ पर शयन रूपी जो अपना नहीं बेड कर रहा है इत्यादि भाई साहब, न अरे देवदत्त कर रहा था, विष्णुमित्र नहीं कर रहा है। अब बताओ, अरे बेड इत्यादि जो कुछ भी लगाना है शेर विष्णुमित्र नहीं कर रहा है, वो पका रहा है भाई साहब। जब कर ही नहीं रहा है तो विष्णुमित्र सहते कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमको जोड़ना पड़ेगा कुछ उसके लिए। यहाँ जो धातुर्थ है ना, हाँ इसके पहले जोड़ना पड़ेगा प्रकृत। कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा जी थोड़ा करके। हाँ, प्रकृत। प्रकृत धात्वर्थ व्यापार श्रेय हाँ, समझे? तो दोनों के लक्षण में जोड़ना पड़ेगा कि मतलब जैसे कर्ता और कर। एकदम सभी जगह जोड़ना पड़ेगा, जहां जहां धातुअर्थ पकड़ना है। ऐसा नहीं करना है जी दूसरे वाक्य की धातु पकड़ ली और दूसरे वाक्य में कर्ता बना दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, समझ रहे हैं। अब जहां जहां पर आपको धात्वर्थ है, उस धात्वर्थ को प्रकृत धात्वर्थ, नहीं समझे? इस समझ शब्द गए हाँ। से उसको क्या कर देना है, मतलब रिप्लेस कर देना है। वही आप समझ लो कि जहां पर धात्वर्थ है उसके आगे प्रकृत जोड़ देना है। क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि एक जगह का हमने क्या पकड़ा, धातु पकड़ा और दूसरे वाक्य में उसको कर्ता बना दिए। ये नहीं चलेगा भाई साहब। जी, तो आप लोग कर्ता और कर्म का लक्षण समझ गए हैं कि प्रकृत धात्वर्थ व्यापार आश्रय कर्ता, ऐसे प्रकृत धात्वर्थ व्यापार जन्य, और यहां पर भी जोड़ लो प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रय कर्म। ठीक है? अब प्रकृत धातु से कौन सी धातु लेंगे? यहाँ पे वही जैसे धातु। विष्णुमित्रा पचती में पच धातु ले लेंगे। हाँ, उसी वाक्य की धातु। प्रकृत धातु का मतलब क्या है? प्रकृति से फिर हम वाक्य लेंगे या धातु लेंगे यहाँ पे? नहीं, प्रकृति से तो धातु लेंगे भाई। प्रकृति से जो है उसी वाक्य की हम धातु लेंगे जिस वाक्य में हमको कर्ता अथवा कर्म को देखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आई। तो ये हमने कर्ता और कर्म को देख लिया। तो हमने कुछ चीजें समझ ली, सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। ये कुछ बातों को हमने समझ लिया। धातु, अब एक बात और भी है भाई, धातु किसे कहते हैं? धातु। क्रिया का जो क्रियावाचकत्व। धातु से क्या लेते हैं हम? अब ये भी आप लोग भाई समझ लो, अब धातु 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 चल रहा है कि क्रिया का वाचक जो होता है वह क्या होता है? धातु होता है। अगर इतना कहेंगे तो क्रिया का वाचक धातु से अलग अलग जो चीजें हैं वो भी क्रिया की वाचक होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और बदल देते हैं। आप लोग जी लिख लीजिएगा, क्या करिएगा, धातु के लक्षण को लिख करके रट लेना है। कौन सा लक्षण है तो वो हम आपको बता देते हैं। ये सबने लिख लिया ना इतना? हाँ, लिख लिया। जी लिख लिया। जी सर। धातु का लक्षण क्या करना है, लिख करके रट लेना है।
ये आपका हो जाएगा धातु का लक्षण। ठीक है, जी। क्या है भैया? भुआदिगण पठितानुपूर्वी सदृशानुपूर्वी मत्वे पूर्वी सति साध्य क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। साध्य क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। बोलो भैया, इसमें जुड़े तो बहुत सारे भुआदिगण हैं, धातु जुड़ते पठितानुपूर्वी हैं नहीं। भुआदिगण पठितानुपूर्वी सदृशानुपूर्वी मत्वे सति साध्य क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। भाई अब सबका नाम ले लेकर के बुलाना पड़ेगा क्या? भ्वादिगण पठितानुपूर्वी सदृशानुपूर्वी मत्वे सति साध्य क्रियावाचकत्वं धातुत्वम्। क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। चलिए अंकज जी भ्वादिगण बोलिए। पठितानुपूर्वी भवादिगण पठितानुपूर्वी सदिशानुपूर्वी मत्वे सति साध्य क्रियावाचकत्वं धातुत्वम्। अक्षय जी बोलिए। भ्वादिगण पठितानुपूर्वी सदृशानुपूर्वी मत्वे सति साध्य क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। मोहित जी बोलिए। भवादिगण पठितानुपूर्वी सदिशानुपूर्वी मत्वे सति साध्य क्रियावाचकत्वं धातुत्वम्। देखो अगर बोल नहीं पाए ना तो आएगा नहीं फिर, अब बोल दिए तो आ गया। ये होता है धातु का लक्षण। अब इसका आप सामान्य रूप से मतलब समझ लो कि जिस प्रकार से भ्वादिगण में, अब भ्वादि का मतलब भ्वादि अदादि सभी गण ले लेने हैं, उनमें पढ़ी गई जिस प्रकार की जो अनुपूर्वी हैं, उनमें पढ़ी गई जो भी माने जो भी शब्द पढ़े गए हैं भू एद इत्यादि, उनके समान यदि आपको कहीं बाहर मिल जाता है, भ्वादि गण में पढ़ी गई वो वाली नहीं आपको लेनी है, उनके समान कहीं बाहर मिल जाता है। जैसे देखो ये विष्णु मित्रा पचति में ये पच धातु है, ये भ्वादि गण में पढ़ी गई धातु से भिन्न है, समझे कि नहीं? जी हाँ। क्योंकि एक नियम है, प्रत्युच्चारणम शब्दाः भिद्यन्ते। क्या नियम है? प्रत्युच्चारणम शब्दाः प्रत्युच्चारणं शब्दः भिद्यन्ते। भिद्यन्ते। प्रत्युच्चारण प्रत्युच्चारणम शब्दाः भिद्यन्ते। भिद्यन्ते। समझे कि नहीं? मैंने प्रत्येक उच्चारण जी। में शब्द क्या होते हैं? भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये वाली भैया जो पच है ना, ये भ्वादिगण में पढ़ी गई पच नहीं है, ये दूसरी है, लेकिन ये उसी के समान है कि नहीं है? जी हाँ, अनुपूर्वी समान है। बिल्कुल है। और ये साध्य क्रिया की वाचक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया धातु। बस दो चीजें चाहिए कि ये भ्वादिगण में पढ़ी गई जो अनुपूर्वी है, और वैसी ही यहाँ पर भी पच पढ़ी गई है, और ये पच जो है साध्य क्रिया की वाचक है, इसलिए इस पच का नाम हो जाता है धातु। समझ गए कि नहीं? जी हाँ, साध्य का साध्य से यहाँ पे क्या लेंगे? कर्ता का साध्य नहीं, साध्य का मतलब भी कुछ होता है, उसको बाद में बताएंगे। जी। फल नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, साध्य का मतलब यहाँ पर फल नहीं है, साध्य मतलब क्रिया है। क्रिया का इष्ट। साध्य मतलब क्रिया, यहाँ पर साध्य का अर्थ और क्या फिर है? क्रिया क्रिया ही है। फिर मतलब साध्य क्रिया ऐसे बोले पर फिर क्रिया देगा। हाँ, साध्य जो है, साध्य का मतलब होता है उत्पाद्य। साध्य माने क्या है? उत्पाद्य। तो उत्पाद्य। साध्य मतलब उत्पाद्य। ठीक है, तो ये आप लोगों ने धातु का लक्षण लिख लिया ना? जी सर। जी, धातु का लक्षण लिख लिया। अच्छा ठीक है, तो इतनी बात हमको कुछ कुछ समझ में आ गई कि धातु क्या बला है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा जी है। सर आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा था भूसत्तायाम। क्या लिखा है भैया? भूसत्तायाम। भूसत्तायाम। अब इस बात आयाम। को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? भू और फिर है सत्तायाम।
अब ये जो भू सत्तायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी। सप्तमी का जो है सत्तायाम में एक वचन है, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग प्रायः किसके लिए जो है कब होता अर्थ है? मैं आपको निर्देशन के लिए। हाँ अर्थ निर्देश। ये आप बोल दिए, देखिए जल्दी से, और कोई नहीं बोला। तो अर्थ निर्देश में क्या होता है महाराज? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी अर्थ विभक्ति निर्देश का में क्या प्रयोग होता है? होता हाँ, सप्तमी का प्रयोग होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी सर। जी जी। चलिए, अब यहाँ पर ये देखना है थोड़ा सा, सत्तायाम में जो सप्तमी है ना, ये सप्तमी को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो सप्तमी किस सूत्र से हुई है? तो ये अधिकरण में सप्तमी हुई है, और अधिकरण में सप्तमी कौन सा सूत्र करता है? सप्तम अधिकरण। सप्तम अधिकरण है, वो क्या करता है? अधिकरण में सप्तमी करता है। ये सबको पता है ना? जी। जी सर। अब अधिकरण जी कितने पता है। प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। कौन कौन सा? औपश्लेषिक, वैश्विक और वैश्विक और वैश्विक, व्यापक। व्यापक। अभिव्यापकश्च। अब ये सही है कि औपश्लेषिक है और अभिव्यापक है और वैषयिक है। तो यहाँ कौन सा वाला अधिकरण है? तो देखो दो अधिकरण है। एक तो अभिव्यापक का मतलब होता है जो सर्वत्र व्याप्त हो, जैसे तिलेषु तैलम। और औपश्लेषिक का मतलब है जो सामीप्य संबंध पर आधारित हो, जैसे वटे गावः कटे आस्ते। शेरते। हाँ, कटे आस्ते अथवा वटे गावः शेरते, तो ये औपश्लेषिक में आ जाता है। स्थाल्यं जहाँ पर पचति। हाँ क्या? स्थाल्यं पचति। हाँ, स्थाल्याम स्थाल्य पचति भी बचते आ हैं। जाएगा। अब बात आती है कि वैषयिक क्या होता है। तो इन दो अधिकरणों से दुनिया में जो कुछ भी भिन्न है वो सभी मुक्त किस में आ शिक्षा से। जाएगा? वैषयिक वैश्विक अधिकरण में। में आ जाएगा। तो वैषयिक अधिकरण में अब यहाँ पर भी भाई वैषयिक अधिकरण में यहाँ पर क्या हुई है? सप्तमी हुई है। सप्तमी। और यहाँ पर वैषयिक का मतलब है वाचक, क्योंकि कहा ना जो औपश्लेषिक वह भी व्यापक से भिन्न हो। तो वाच्य, वाचक, ये सब क्या है? औपश्लेषिक से भिन्न है कि नहीं, या अभिव्यापक से भिन्न है कि नहीं है? हाँ, भिन्न है। भिन्न है। भिन्न है। इसलिए यहाँ पर जो सप्तमी हुई है वो किसमें हुई है? वाचक इस अर्थ में हुई है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, माने इसका अर्थ हो जाएगा वाचक। तो भू सत्तायाम का अर्थ क्या होगा? वाचक। भू शब्दः सत्ता वाचकः। भू शब्द क्या है? ये सत्ता का वाचक है। वाचक है। और सत्ता क्या है इसकी? सत्ता वाच्य है। वाच्य। वाच्य का ही दूसरा नाम क्या होता है? सत्य। अर्थ, सत्य। शक्य। ये समझ रहे हैं ना? जी हाँ। जी सर। और इसी को कहते हैं अभिधेय। नहीं समझ रहे हैं? जी समझ रहे हैं। ये सत्ता क्या है भाई साहब? वाच्य है। और भू शब्द क्या है? वाचक है। वाचक है। अभी वाचक है। वाचक को क्या कहते हैं? वाचक को ये सत्तार्थ को बताने के लिए जो भू शब्द है वो वाचक। सत्य भी बोलते वाचक हैं। यानी कि शब्द, हाँ, सत्य। पद, और है ना इधर तो सत्य। अभिधेय में अभिधायक। हाँ, अभिधायक। समझ गए कि नहीं? तो भू शब्द क्या है? जी। ये वाचक है। और सत्ता ये क्या है? वाच्य है। ये समझ में आ गया कि नहीं?
जी आया। इसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? जी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। हाँ, लिखते रहिएगा। तो देखिए, हमको इससे प्रयोजन विशेष नहीं है। नहीं लिख पाए थे क्या भाई? हाँ ठीक है। सब तो अभिधेय नहीं इधर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। भाई अविधायक है वहाँ पर। अभिधायक था। चलिए बाद में देख लीजिएगा। इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं अभी? चलिए चल रही है। तो आप एक बार फिर से क्या करिएगा, जो कुछ रह जाए तो उसको वहां पर जाकर के 2 मिनट का समय दे करके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है हमको बताना ये था कि ये सप्तमी है। इस सप्तमी का अर्थ क्या था? वाचक। ठीक है ना? जी। ये सप्तमी जो है ना, ये सत्ता शब्द से हुई थी। सत्ता जो है वो क्या थी? हमारी वाच्य थी। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक बात और बतानी है कि ये सत्ता है ना, जो ये फल है। क्या है ये? फल है। तो आपको जहां पर भी धातु का अर्थ बताया जाएगा तो वो किसका निर्देश किया जाएगा वहां पर? फल का निर्देश। फल का। और जब हम व्यापार के लिए बोलेंगे तो हम कहेंगे कि ये सत्तानुकूल व्यापार। क्या अर्थ करेंगे? सत्तानुकूल व्यापार। सत्तानुकूल व्यापार। जैसे एध है तो उसका अर्थ क्या है? वृद्धि। तो यहाँ पर क्या है? वृद्धि। अब यदि सप्तमी रहती है तो फिर क्या करते हैं? वृद्ध हो, माने कि ये वृद्धि, ये वृद्धि अर्थ है, लेकिन ये वृद्धि क्या है? फल है। और जब हम पूरा अर्थ बताएंगे तो हम कहेंगे वृद्धि अनुकूल व्यापार। अच्छा, अनुकूल शब्द ये प्रयोग होगा बार बार, तो उसका मतलब क्या होता है? तो अनुकूल का मतलब होता है जनक। अनुकूल बराबर जनक। जनक। ये जरूर लिख लीजिएगा। अनुकूल बराबर जनक। तो अगर कभी भी आपसे हम कहें फल अनुकूल व्यापार, यानी कि फल से जन्य व्यापार। ना भाई, फल से जन्य होता है व्यापार क्या? नहीं। बोलो भैया। व्यापार से जन्य फल होता है। तो अगर फल अनुकूल व्यापार कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा फल का जनक व्यापार। ये समझ गए कि नहीं? जी सर। फल का जनक व्यापार। फल को उत्पन्न करने वाला व्यापार क्रिया। समझ गए कि नहीं? जी। समझे सर। बोलते रहिए, समझे समझे से नहीं समझ में आएगा। क्या समझे? अगर वो बोल दिए तो इसका मतलब कुछ समझ में आ गया। बोलिए बोलिए। बोलिए भाई, क्या समझे? क्या समझे जो वो बोलिए। यहाँ पे विद्यानुकूल व्यापार था। हाँ, वृद्धि अनुकूल व्यापार। अनुकूल मतलब क्या होता है? जनक। जनक मतलब उत्पन्न करने उत्पन्न वाला। करना। जैसे वृद्धि अनुकूल व्यापार का मतलब क्या है? कि वृद्धि को उत्पन्न करने वाला व्यापार। वृद्धि को वृद्धि अनुकूल उत्पन्न करने व्यापार का वाला मतलब व्यापार। क्या है? वृद्धि को उत्पन्न करने वाला व्यापार। वृद्धि को उत्पन्न करने वाला व्यापार। ऐसे एक और है, विकृति अनुकूल व्यापार। इसका मतलब क्या जी। होगा? विकृति को उत्पन्न करने वाला व्यापार। ऐसे कहें पक्षघाती का। आनंदानुकूल व्यापार। मतलब जी। आनंद को आनंद को उत्पन्न करने उत्पन्न वाला करने वाला व्यापार। व्यापार। इस तो अगर सी आनंद धातु को से। उत्पन्न करने वाला व्यापार ये कहना हो तो हम क्या कहेंगे? आनंद। फल। आनंदानुकूल व्यापार। आनंदानुकूल व्यापार। ठीक है ना? ये आपने समझ लिया। अनुकूल मतलब जनक, और 2-4 उदाहरण लिख लीजिएगा। वृद्धि अनुकूल व्यापार, और आनंदानुकूल व्यापार, विकलित अनुकूल सत्तानुकूल व्यापार, व्यापार। सत्ता अनुकूल व्यापार। और धातु पाठ में जो आपको निर्देश मिलेगा वो अनुकूल व्यापार का उत्पन्न करने वाले व्यापार का
नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सत्ता वृद्धि अर्थात फल का मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। जी। फल का निर्देश यहाँ पर आपको मिलेगा, व्यापार का निर्देश नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो अब जैसे तो ये भाई साहब भू शब्द जो है वो क्या है? सत्ता का वाचक है। इस बात को हमने समझ लिया। चलो अब देखो, ये जो भू है ना, ये भ्वादिगण में पठित अनुपूर्वी भू उसी के समान ये अनुपूर्वी है कि नहीं है? है। क्या है ये? भू। भादीगण में पठित तो अनुपूर्वी के सदृश है, अनुपूर्वी वाले है। और ये साध्य क्रिया का वाचक भी है। सत्तानुकूल व्यापार का किसका वाचक है ये? सत्तानुकूल व्यापार का वाचक है। अच्छा, सत्तानुकूल व्यापार का मतलब क्या होता है? अनुकूल सत्ता मतलब को सत्ता उत्पन्न करने वाला व्यापार। जो व्यापार, व्यापार। तो इसका ये वाचक है भाई साहब भू धातु। ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे कर्तृविवक्षा। कर्तृविवक्षा का मतलब है कि हम भू धातु का अर्थ क्या है? सत्ता। सत्ता। माने सत्ता नहीं। अब हमको व्यापार तक अगर बताना हो तो हम कितना कहेंगे? सत्तानुकूल व्यापार। सत्तानुकूल व्यापार। सत्तानुकूल व्यापार। सत्तानुकूल और व्यापार व्यापार। किसके अंदर रहता है? व्यापार किसके वो अंदर रहता भू है? धातु के अंदर। कर्ता भू के धातु अंदर, के अंदर। कर्ता के अंदर। कर्ता के अंदर। व्यापार किसके अंदर रहता है? कर्ता के अंदर। कर्ता के अंदर। तो अगर हमको कर्ता के अंदर क्या बताना हो? व्यापार। सत्तानुकूल व्यापार बताना हो कर्ता के अंदर, तो इसी बात का यही है कर्तृत्व विवक्षा, कर्तृविवक्षा। कर्तृविवक्षा का मतलब हम क्या बताना चाहते हैं? कर्ता के अंदर व्यापार। कौन सा व्यापार? सत्तानुकूल व्यापार। सत्तानुकूल व्यापार। अगर बताना चाहते हैं तो हम क्या लकार लाएंगे? हम भू धातु से माने लकार लाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि लकार कर्ता और कर्म में आते हैं। अच्छा, भू धातु कैसी है? सकर्मक और अथवा अकर्मक क्या है ये बताओ? अकर्मक है। अकर्मक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अर्थ के भेद से सकर्मक अथवा अकर्मक जो है बदल जाता है। सकर्मकत्व अथवा अकर्मकत्व जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? जी। जैसे नदी वहती, वाह। भारम वहती। समझ रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। जी। क्या है? नदी मेघाः वर्षति। वहती और भारम वहती। तो यहाँ एक जगह जो है वह का अर्थ क्या है? जल का बहना। बहना। और यहाँ पर जो है वह का अर्थ है ढोना, ढूंढना। हाँ। ले जाना। यहाँ पर क्या है? ले जाना। और यहाँ पर क्या है? नदी बहाती में जल का बहना। बहना। समझ रहे हैं कि नहीं? जी समझ रहे हैं। तो सकर्मक अथवा अकर्मक जो है इसका निर्धारण हम करते हैं लक्षण से। जो सकर्मक अथवा अकर्मक का लक्षण है ना उसके द्वारा निर्धारण होता है। तो जब हम ये नदी बहाती में घटाएंगे ना तो अकर्मक वाला घटेगा, सकर्मक वाला नहीं घटेगा। तो भारम बहाती में घटाएंगे तो सकर्मक वाला घटेगा, अकर्मक वाला नहीं घटेगा। जी। उस पर थोड़ा सा जब 4-6 धातुएं और देखेंगे तो उन पर घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी हम भू धातु पर हैं
हम भू धातु को क्या बोल रहे हैं, मान लो ये अकर्मक है, अभी लक्षण छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लक्षण घटा लेंगे, चिंता मत करिए, इसका भी लक्षण घटाएंगे, वहाती में भी लक्षण घटाएंगे, जो धातु मिलेगी पकड़ करके लक्षण घटाएंगे। ज्यादा धातु ही नहीं है, 2000 के आसपास हैं और उतनी मिलने वाली नहीं, 150 मिलेंगी, जो मिले तो तुरंत लक्षण घटाओ, देखो क्या फल है क्या व्यापार है, और फल किसके अंदर रह रहा है, व्यापार किसके अंदर रह रहा है, बस तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए कर्ता के अंदर जब सत्ता अनुकूल व्यापार बताना है हमको, तो उस समय भू से क्या लाएंगे हम, लट लकार लाएंगे, ठीक है जी। और लट लकार में अकार और टकार की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। इस संज्ञा लोप। ये तो पता ही है ना आपको, इसलिए क्या बचेगा, लकार बचेगा, और लकार की तो इस संज्ञा करनी नहीं है, ये कर देनी है क्या, नहीं करनी है। उच्चारण सामर्थ्य लक्ष्य देखते। हाँ, नहीं तो उच्चारण ही क्या होगा, व्यर्थ होगा, व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थम सद ज्ञापयति, ज्ञापयति। विशेष पावर आ जाता है उसके पास कि भाई हमारी संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, इतनी बात आप समझे कि नहीं। अच्छा एक जी बात हाँ, और समझ। बता देते हैं कि के अंदर जहां पर शब्द बोलना हुआ करे तो उसकी जगह आप लोग वृत्ति का प्रयोग करिएगा, किसका, वृत्ति। वृत्ति का, अथवा किसका करना है, निष्ठ का, किसका करना है, वृत्ति व निष्ठ। वृत्ति या निष्ठ। समझ गए कि नहीं। जी जी। जैसे ये किसकी, बोल के बता दीजिए। कि भाई कर्ता के अंदर सत्तानुकूल व्यापार बताना है, इसकी बजाय बोलेंगे कर्ता, और कर्ता को थोड़ा सा और बढ़िया कर देंगे, कर्त्री, कर्तृवृत्ति सत्तानुकूल व्यापार बताना है, अथवा कर्तृनिष्ठ सत्तानुकूल व्यापार बताना है, ये समझे कि नहीं। इसका मतलब जी होता समझ है गया। के अंदर, क्या समझे भाई, कर्ता के अंदर बोलते रहिए। सत्तानुकूल व्यापार को बताना है, तो मतलब कर्तृनिष्ठ के अंदर सत्तानुकूल व्यापार। हम वृत्ति और निष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं ये बात, समझ रहे हैं। हाँ तो जी वृत्ति समझ जी। गए। वृत्ति अथवा निष्ठ के, अच्छा ठीक है समझ गए आप, हाँ तो कर्तृनिष्ठ अथवा कर्तृवृत्ति सत्तानुकूल व्यापार, इसका मतलब क्या है, कर्ता के अंदर का सत्तानुकूल व्यापार जब हमको बताना होगा तो हम भू धातु से लकार ला देंगे भाई, क्योंकि लकार जो होते हैं सकर्मक हो चाहे अकर्मक, कोई धातु हो, कर्ता में तो लकार आ ही जाता है, उसमें तो आगे कोई ही। समस्या नहीं है। अब कर्ता में लकार आता है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कर्ता में लकार का मतलब है कर्ता वृत्ति कर्तृवृत्ति सत्तानुकूल व्यापार बताने के लिए लकार आता है, क्या कहे भाई, कर्तृवृत्ति लकार आता सत्तानुकूल है, व्यापार बताने के लिए लकार आता है। कर्तृवृत्ति सत्ता अनुकूल व्यापार बताने के लिए आता है। क्या समझे भैया, बोलो कोई, कर्तृवृत्ति सत्तानुकूल कर्तृवृत्ति व्यापार बताने के लिए सत्तानुकूल लकार आता है। व्यापार बताने के लिए लकार आता है। कर्ता के अंदर जो अब भाई एक एक करके बोलो, समझ में नहीं आया इसे कुछ, कर्तृनिष्ठ सत्तानुकूल व्यापार बताने के लिए लकार आता है। और कोई बोलो, कर्तृवृत्ति सत्तानुकूल व्यापार बताने के लिए लकार आता है। इसका मतलब भी समझ रहे हो कि नहीं, बोल दिया ऐसे ही बस, हम कहते हैं कि कर्ता के अंदर जो सत्तानुकूल व्यापार को बताने के लिए लकार सत्तानुकूल को लाया व्यापार जा का मतलब रहा है है। सत्ता को उत्पन्न करने वाला व्यापार, मतलब हाँ, जो सत्ता क्रिया को उत्पन्न करने जो कि वाला। कर्ता के अंदर है, उस बात को बताने के लिए लकार आता है। जी हाँ बोलो बोलो भैया, शिवम जी हाँ बोलो। जब कहते हैं कि कर्तृविवक्षा में लकार आया है तो उसका मतलब होता है कर्तृनिष्ठ सत्तानुकूल व्यापार को बताने के लिए लकार आता है। ठीक है, सत्तानुकूल व्यापार मतलब सत्ता को मतलब उत्पन्न करने वाला, सत्ता को उत्पन्न करने वाला व्यापार। व्यापार मतलब क्रिया। क्रिया, ठीक है समझ रहे हैं, भाव क्रिया, चलिए आप लोग समझ गए इतनी बात, अच्छा है। तो लट लकार ला रहे हैं, कौन सा लकार ला रहे हैं भाई साहब, लट लकार ला लट। लट लकार। वर्तमानी लट। लट लकार, हाँ वर्तमान लट, अच्छा वर्तमान लट है ना जी, उसका अर्थ क्या है बोल करके बताओ, बिना देखे अगर याद किया हो तो,
नहीं किया हो तो कोई बात वर्तमान क्रिया वृत्ति धातु लट से नहीं। आए ये वाला नहीं चलेगा, जो लिखाए थे वो वाला बोलना है। जी मैं पिछले क्लास में था नहीं तो इसीलिए। तो बहुत बड़ा उपकार किया आपने नहीं नहीं नहीं। भाई, पिछली क्लास इसमें रिकॉर्ड जो है पड़ी हुई है, आपको देख लेना चाहिए थोड़ा सा कष्ट करके। जी जी। चलिए हाँ, बोलिए प्रभु जी, कोई पिछला वाला अर्थ तो बोलो भाई, नहीं तो कैसे काम बनेगा। धातु से अव्यवहित उत्तर लट होता है। ये तो छोटा मोटा अर्थ है, बढ़िया वाला बताइए। देखिए यहाँ लट ला रहे हैं ना जी, लकार केवल केवल लकार नहीं, यहाँ तो अकार और ये टकार भी तो है ना। ये अकार टकार कुछ और भी बता रहे हैं, इस वजह से वर्तमान लट को हमको जो है देखना पड़ रहा है दोबारा। कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, बताइए। फिर से पीछे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्या? अरे भैया अभी सूत्र कितने हुए? एक दो सूत्र, अच्छा 2 ही सूत्र हुए, बताइए। उनके अर्थ तो कम से कम याद करते चलिए। सब म्यूट करके बैठे हैं। हिंदी में सब पता है। नहीं, संस्कृत में जो लिखाए थे वो बताइए, उसका वो बहुत कठिन नहीं है। लिखे थे कि नहीं लिखे थे, पहले तो ये बताइए। ये लिखे ही नहीं लिखे थे। हैं सर, लिखे हैं। हाँ तो बोलिए उसको। वर्तमान काले यह व्यापारः तद्वाचकः यः धातुः तद् व्यवहित उत्तराः लट् प्रत्ययः भवतु। तदव्यवहित उत्तर, उस धातु से अव्यवहित उत्तर लट प्रत्यय होता है। अब ये ध्यान देना है कि ये लट में, इसका मतलब वहां था ना वर्तमान काले काले यह व्यापार, वर्तमान काले यह व्यापार। व्यापार। अब ये बात जो है ना कुछ बता रही है। ये क्या बता रही है कि ये जो सत्तानुकूल व्यापार है ना भाई साहब, इसको बताने, इस सत्तानुकूल व्यापार ये किस धातु का अर्थ है? भू का। भू धातु का। और इस भू धातु से अव्यवहित उत्तर में, उत्तर मतलब बाद में लट लकार आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। ये व्यापार जो है ना वर्तमान काल में होना चाहिए। कब होना चाहिए? वर्तमान काल में। इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ दो, जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ना है। वर्तमान, अच्छा काल के ही अंदर ना सब लोग रहते हैं, आप भी किसी न किसी काल के अंदर हैं कि नहीं है? जी हाँ है। आप वर्तमान काल या भूतकाल भविष्य किसी न किसी काले में होंगे। अच्छा काल के अंदर, अब के अंदर के लिए कौन सा शब्द बोलते हैं भाई साहब? निष्ठ है वृत्ति। वृत्ति या निष्ठ है। तो वृत्ति बोलो, चलो वृत्ति बोलो, वर्तमान काल वृत्ति, ठीक है ना? जी। जी सर। भाई साहब बोलना पड़ेगा पूरा कि कर्तृवृत्ति और वर्तमान काल वृत्ति, जो सत्तानुकूल व्यापार, उसको बताने के लिए भू धातु से अव्यवहितोत्तर लट आ गया। क्या समझे? जी। कर्तृवृत्ति। कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति सत्तानुकूल व्यापार से भू धातु में लट से नहीं अव्यवहित। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर से बोलिए ध्यान से कि कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति सत्तानुकूल व्यापार, इतना तक तो ठीक है, लेकिन इसका वाचक जो भू धातु, उस भू धातु से अव्यवहित उत्तर में लट आता है, मतलब लट आ गया, ठीक है ना? यहाँ आ गया। हाँ बोलिए। कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति सत्तानुकूल व्यापार का वाचक जो भू धातु उससे अव्यवहित उत्तर लट लकार आया। तो अगर लट लकार किसी भी धातु से अव्यवहित उत्तर आ जाए
तो आपको समझना है कि वो किस क्यों आया है। कर्तृवृत्ति, वर्तमान काल वृत्ति और वहां पर जो भी फल रहे तदनुकूल व्यापार को बताने के लिए लट आता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? जी आया। जी आया। अब हम जैसे आपको बोल दें यहाँ पर पच धातु से लट आ गया, इसका मतलब आप जी। क्या समझेंगे, बोलिए। कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति हम्म, सत्तानुकूल व्यापार। नहीं भाई, पच सत्तानुकूल नहीं, धातु का अर्थ विकलित होता है नहीं विकलित नहीं, हाँ, रूप। यहाँ पे विकलित अनुकूल व्यापार। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए, सही बोल रहे हैं। कर्तृवृत्ति वर्त हाँ, वर्तमान काल वृत्ति बोलिए। विकलित अनुकूल व्यापार को बताने के लिए धातु से अव्यवहित उत्तर लट लगा रहा है। भैया धातु का नाम तो ले लेते, कृपा निधान। पच धातु। हाँ, ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो दूसरा नहीं बोल रहा, जी एक ही आदमी तो जी, यह बोल समझ रहा रहे है, हैं। इसका मतलब और किसी। तो समझ रहे हैं तो दूसरे लोग काहे नहीं बोल रहे हैं भाई? कर, हाँ, कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति विकलित अनुकूल व्यापार को बताने के लिए पच धातु के उत्तर में जो लट लकार आया है। अव्यवहित उत्तर यार, अव्यवहित क्यों छोड़ दिए? अब हाँ, काहे बोल रहे पच हैं धातु के पलायन? अव्यवहित उत्तर। अब पलायन कर रहे हैं? अरे भाई बोलोगे नहीं तो कहाँ से आएगा? थोड़ा थोड़ा करके बोलो, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलो तो अगले दिन और ज्यादा बोलोगे। लिख लो, लिख करके थोड़ा उसको अभ्यास कर लो, क्योंकि ये सब चीज एक बार में थोड़ी आती है, जब बार बार बोलोगे तो आ जाएगी। हाँ बोलो भैया, दूसरा कोई बोलो, नाम ले क्या? कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति विकलित अनुकूल व्यापार से पच धातु में अव्यवहित उत्तर लट लकार आया। विकलित अनुकूल व्यापार को बताने के के लिए पच धातु से अव्यवहित उत्तर में लट आया। अब जैसे हम शी धातु थी ना, शी, पहले दिन देखे थे, पहले दिन देखे थे नहीं, दूसरे दिन देखे थे क्या, याद नहीं आ पहले रहा, दिन। भूल गए। अब चलो, यहाँ पर जो है शी से हम जो है लट ला दिए। अब बताओ, आप कल देखे थे शायद सी वाला, चलो भैया बताओ। कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति सैनानुकूल व्यापार से अरे भाई, यहाँ तो व्यापार को आनंदानुकूल, बताने चलो के लिए। शयनानुकूल भाई, शयनानुकूल बोलो, हाँ, ठीक है ना? शयनानुकूल, सैनानुकूल। लेकिन फल याद रखना, वहां आनंद वाला था। चलिए, जी, तो कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति आनंदानुकूल व्यापार से को नहीं, बताने के लिए फिर सी धातु से अव्यवहित उत्तर लट लकार आया। और कोई कर्तृ बोलेगा? हाँ, कर्तृनिष्ठ वर्तमान काल वृत्ति आनंदानुकूल व्यापार को बताने के लिए सिंह धातु से अव्यवहित उत्तर में लट लकार आया। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अच्छा, समझ गए। अब जो है एक सूत्र है कोई, चलो ठीक है, इतना तो सामान्य रूप से समझ में आ गया। अब इसी में कुछ जुड़ेगा घटेगा, उसको भी देखेंगे। तो भैया लट में आ और टा की क्या हो गई? इत संज्ञा लोप। इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया, तो बन गया भूल। तो भूल इति स्थिते, माने भूल ये स्थिति हो गई। अब सूत्र है भैया तिप तस झी, सिप थस था है ना ये? में। जी, इसको थोड़ा थोड़ा करके बोलो भाई, ताकि इसको पूरा पूरा पढ़ा जा सके। तिप्तस झी सिप्तस था में वसमस ताताम झा था साथम थम इट वही वही। वाह, बोल दिया। और कोई बोलेगा? तिप्तशी सिप्तस्तम पस्मस ताताम छ था साताम धम धम इट वही वही। सूत्र तो सब लोग बोल दो भाई।
इप्तजी सिप्तस्थ मिपस्मस ताताम ध था थाम सा थाम ध इट वहिंग महिंग। कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार लेना अपना। हाँ चलिए एक बार इसमें अलग अलग करके प्रत्यय जो है ना सबका भैया नाम बोलो। पहले कौन सा है? तिप। तिप तस झी सिप थस था मिब वॉच हम्म ता आताम झा था सा थाम धम इट वही मही। ये सब सबको प्रत्यय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो भैया इनको जी लिखो। आ रहे क्या हैं आ रहे हैं। सबको आ रहे हैं कि नहीं? जिसको नहीं आ रहे हो वो हाथ खड़ा करे। इनको प्रत्ययों को लिखना है भाई, लिख देते हैं। दिख रहा है कि नहीं? टिप भाई समझ लेना। टिप दस और झी झा कैसे बनाते हैं यार? भूल गए, ऐसे बनाते हैं क्या? टिप दस झी और क्या है? सिप सिप थस थस था। अच्छा सिप थस थ। सिप समझ में आ रहा है कि नहीं? पता है क्या कर, मैं सोच रहा हूँ कहीं रुक थस नहीं था। जाऊँ थोड़े। जी भैया कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है? मीप वस यही है ना भाई? जी अच्छा तो तिप तस झी सिप थस थ मीप वस मस। चलिए फिर है तो आताम झ थस आथाम ध्वम इट वही माही। तो ये आपके कितने हो गए टोटल? नो नो 18। 18 हो गए। तो यहाँ का जो टी है इस टी को पकड़ते हैं और यहाँ का जो व है इस व को पकड़ते हैं। तो इनका नाम क्या रख दिया जाता है? तिंग इत्याहार तिंग। तिंग तिंग हाँ इनका नाम जो है सबका हो जाता है तिंग। अब ये लगे होते हैं जिसके अंतिम में, तिगंत वो रहते तिंगंत। उसको कहते हैं तिंगंत। और जो होते हैं तिंगंत उनको कहते हैं पद। पद कहते हैं। सुप तिगंत चलिए पदम। क्योंकि सुप तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत जो है वह पद संज्ञक होते हैं। चलिए ये बात आप समझ गए। अब ये सूत्र जो है ये कहता है कि ये 18 जो है धातु के बाद में आया हुआ जो लकार उस लकार के स्थान पर होते हैं। क्योंकि इस सूत्र में लस्य की अनुवृत्ति आती है। किसकी लस्य की। अनुवृत्ति का अधिकार ही चल रहा है लस्य का। तो लस्य में जो है स्या है। लस्य में क्या है भाई साहब? स्या है। स्या क्या और ये स्या क्या है? स्यप षष्ठी है। षष्ठी है, षष्ठी एक वचन। और षष्ठी क्या होती है? षष्ठी सम षष्ठी स्थान षष्ठी क्या होती है जी? षष्ठी स्थानीय स्थान योगा। अर्थ को स्थानीय बताने के लिए योगा षष्ठी। होती है। हाँ यानी कि स्थाने हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं ये बात? जी समझ रहे हैं। इसलिए लस्य स्थाने, और ये कितने थे भैया?
एते 18 18 अष्टादश आदेशाः भवन्तु। समझ गए कि नहीं? जी समझ जी क्या समझ गए? जो लस्य लस्यस्थाने में जो एते स्यम अष्टादश है आदेशा भवन्तु। वो षष्ठी है, और षष्ठी जो होती है वो षष्ठी स्थाने योगा में होती है, अतः स्थाने पद डालना पड़ेगा, तो इसलिए लस्य ठीक है, स्थाने। लस्य स्थाने एते एते जो अष्टादश ये अष्टादश आदेशाः प्रत्यय हैं भवन्तु। तो वो भू ला आदेश था होते भैया, हैं। ये जो ला है, इस ला के स्थान पर हमको क्या करना पड़ेगा? अष्टादश आदेश करना पड़ेगा। अब ये अष्टादश में कौन सा करना है? पहले कोई एक ही करेंगे ना, एक साथ में सब थोड़े जोड़ देंगे। तो उस एक को जो है हम रखते हैं वहां पे। कल लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के जी लिए सबको नमस्कार, जी नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद, महादेव। महादेव।